हेलो एंड वेलकम मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। जैसा आप जानते हैं कि जो विक्टिम है उसे कहीं पे भी इंजरी हो सकती है, किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। अगर वो मसल्स में हो रही है, पेशेंट की स्किन में हो रही है, टिश्यूज में हो रही है, नर्व्स में हो रही है या ब्लड वेसल्स में हो रही है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं, ये सभी तरह की जो है ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को जनरली वुंड बोला जाता है, यानी जख्म जो होता है उसे हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या वुंड बोल देते हैं। सो इंजरी हो रही है, जैसा कि पहले बोला, स्किन में, मसल्स में, नर्व्स में, ब्लड वेसल्स में, उसे आप बोलेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। इसमें बोन्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। अब दो तरह की होती है, या तो क्लोज या ओपन। क्लोज किसे बोलेंगे? अगर बाहर से आपको स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है, इंटैक्ट है, यानी ब्रेक नहीं हुई है, बीच में से स्किन अलग नहीं हुई है, तब वो क्लोज वुंड है। लेकिन अगर आपको नीचे के टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, मसल्स दिखाई दे रही हैं, स्किन ब्रेक हो गई है, तब आप उसे बोलेंगे कि ओपन इंजरी है। So injury to soft tissues beneath unbroken skin is closed wound. So how to recognize closed wound? सबसे मेन डिफरेंस यही है कि जो क्लोज वुंड रहेगी उसमें स्किन ऊपर से बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, अलग नहीं हुई है। इसके अलावा क्लोज वुंड में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, टेंडरनेस देखने को मिलेगी। टेंडरनेस का मतलब है जैसे आप उस जगह को जहां पे पेशेंट को चोट लगी है, विक्टिम को चोट लगी है, वहां पे आप दबा रहे हैं तो विक्टिम को पेन फील होगा। इसके अलावा डिस्कलरेशन हो सकती है। डिस्कलरेशन क्या है? जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि जो पेशेंट की लेग है वो नीली पड़ गई है या बीच बीच में रेड कलर की भी दिख रही है, यानी नॉर्मल स्किन से अलग कलर है, उसे आप बोलेंगे डिस्कलरेशन। इसके अलावा पॉसिबल डिफॉर्मिटी हो सकती है, यानी जो विक्टिम है थोड़े टाइम के लिए हो सकता है अपने उस पार्ट को, बॉडी के पार्ट को या उस एरिया को मूव ना कर पाए। प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट क्या रहेगा? हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आप उस विक्टिम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे मेन है आपने राइस मेथड अप्लाई करना है। राइस की फुल फॉर्म है रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड एलिवेट। तो इसका मतलब क्या है? जो भी एरिया है उसको सबसे पहले रेस्ट देनी है, यानी उसे आपने मूव नहीं करवाना है। इसके बाद आइस आप अप्लाई कर सकते हैं। आइस अप्लाई करने से विक्टिम की पेन भी कम होगी और स्वेलिंग भी नहीं होगी। थर्ड, आप कंप्रेशन दे सकते हैं। कंप्रेशन के लिए आप उस एरिया में बैंडेज बांध दीजिए, इससे वो एरिया प्रोटेक्ट भी रहेगा, साथ में स्वेलिंग भी डिक्रीज होगी, फर्दर और ज्यादा स्वेलिंग नहीं होगी। एलिवेट करना है, जैसे आप फोर्थ पिक्चर में देख रहे हैं कि जो विक्टिम की लेग है उसको थोड़ा एलिवेट कर दिया गया है, ऊपर उठा दिया गया है। इसके लिए आप पिलो वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके पीछे भी रीजन यही है, जब आप उस एरिया को एलिवेट करेंगे तो वहां के लिए ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो स्वेलिंग कम होगी। इसके अलावा आपको विक्टिम में वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। वाइटल साइंस क्या क्या है? पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। तो ये सारे आपको मॉनिटर करने हैं। क्यों मॉनिटर करने हैं? क्योंकि इससे आपको पता चल सकता है कि पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। क्लोज वुंड के केस में ऐसा हो सकता है कि बाहर से आपको स्किन बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, लेकिन अंदर से विक्टिम की बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें इंजरी हुई हो। जैसे रोड एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट में हो सकता है कि स्किन रप्चर नहीं हुई है, लेकिन जो विक्टिम के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर की बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, वहां पे हो सकता है इंजरी हुई है, ब्लीड कर रहे हैं। और ब्लीडिंग की वजह से अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो विक्टिम जो है वो शॉक में जा सकता है। शॉक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया हमारी प्रीवियस वीडियो में, हमारा लास्ट चैप्टर था। तो शॉक की कंडीशन क्या है? अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उस वजह से जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स यानी जो हमारे बहुत जरूरी बॉडी के हिस्से हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, उनको ब्लड सप्लाई कम जाती है और फर्दर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसकी इंडिकेशन हमें पेशेंट का बीपी चेक करके, पेशेंट की रेस्पिरेशन चेक करके, टेम्परेचर चेक करके, साथ में पल्स चेक करके थोड़ा बहुत पता हम इससे लगा सकते हैं। जिस भी पेशेंट में इस तरह की इंजरी सस्पेक्टेड है, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को आपने हॉस्पिटल पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज ओपन वुंड। ओपन वुंड किसे बोलेंगे? जैसा इमेज में दिख रहा है, अब इसमें स्किन जो है बीच में से ब्रेक हो गई है, तो इस तरह की वुंड को आप ओपन वुंड बोलेंगे। अलग अलग तरह की ओपन वुंड इंजरी हो सकती है। फर्स्ट इमेज में जैसा आपको दिख रहा है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन का मतलब है बॉडी का कोई भी हिस्सा हमारी बॉडी से अलग हो गया है। जैसे इसमें उंगली कटी हुई है, हाथ कटा हुआ होगा, पैर कटा हुआ होगा, किसी की पूरी आर्म कटी है, पूरी लेग कटी है, जो भी हिस्सा बॉडी का अलग हुआ है उसे आप बोलेंगे एम्पुटेड है, एम्पुटेशन हुई है। सेकेंड इमेज में एवल्शन है। एवल्शन का मतलब है एक साइड से स्किन जुड़ी हुई है लेकिन एक साइड से काफी मोटी परत उसकी निकली हुई है, फ्लैप जैसा निकला हुआ है, उसे हम एवल्शन बोलेंगे। थर्ड, लेसरेशन यानी कि कट लगे हुए हैं। अब ये सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं, ये पेशेंट की इंजरी पे डिपेंड करता है। लेसरेशन के बाद है पंक्चर। पंक्चर या फिर इसे हम पेनिट्रेटिंग वुंड भी बोल देते हैं, जिसमें पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ चला गया, पेनिट्रेट कर गया है। लास्ट एब्रेशन।
पेशेंट की बॉडी का कोई ऊपर की लेयर टिश्यू जो है वो रिमूव हो गई है पूरी तरह से, उससे आप बोलेंगे एब्रेशन। टाइप्स ऑफ वुंड कौन कौन से हैं? स्क्रैचेस है, एब्रेशंस है, जैसा हमने पहले देखा, लेसरेशंस कट लगे हैं जो कि सुपरफिशियल और डीप दोनों हो सकते हैं। पेनिट्रेशन एंड पंक्चर वुंड, पेनिट्रेशन यानी बॉडी के अंदर कुछ चला गया है, पेनिट्रेट कर गया है, जैसे बोल सकते हैं कि सरिया जो है वो बॉडी के अंदर घुस गया है, तो उसे आप बोलेंगे कि पेनिट्रेशन हुई है। एवल्शंस, बॉडी का ऊपर की लेयर जो है वो निकल चुकी है, एवल्शन। एम्पुटेशन, जिसमें बॉडी का कोई पार्ट कट गया है, वो एम्पुटेशन। इसके अलावा क्रशिंग इंजरीज हो सकती है, यानी बॉडी का कोई पार्ट क्रश हो गया, जैसा कि रोड साइड एक्सीडेंट में देखने को मिल सकता है। गन शॉट वुंड। इसके अलावा इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ही वही है कि बॉडी के अंदर, जैसे पहले एग्जांपल दिया कि सरिया जो है, अगर सरिया चला गया है और वो वहीं पे अटक गया है जाके, उसे आप बोलेंगे इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, जिसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गया। तो इसमें कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं। फर्स्ट एब्रेशंस हैं, सेकंड लेसरेशन जिसमें कट लगे हुए हैं, थर्ड पंक्चर वुंड, बॉडी के अंदर कुछ पेनिट्रेट कर गया है, डीप एब्रेशंस एंड डीप कट लगे हुए हैं या लेसरेशन इन्हें आप बोल सकते हैं। फिंगर एम्पुटेशन, जिसमें विक्टिम की फिंगर अलग हो गई है बॉडी से। एम्पुटेशन ऑफ हैंड एट रिस्ट से आगे वाला हिस्सा हाथ जो है वो बॉडी से अलग हो गया, आर्म से अलग हो गया है। फिंगर एम्पुटेशन, लेसरेशंस, डीप लेसरेशंस, गनशॉट वुंड। इसमें एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट दिखाया गया है जहां पे इंजरी हुई है गनशॉट से। इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट, यानी पेशेंट की बॉडी के अंदर कुछ पेनिट्रेट कर गया और उसे निकालना आपके लिए एट द मोमेंट मुश्किल है। सो हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आप पेशेंट को क्या क्या ओपन वुंड के लिए ट्रीटमेंट देंगे? सबसे पहले विक्टिम की बॉडी को एक्सपोज कीजिए, यानी जो भी उसके ऊपर क्लोथिंग है उसको आपको हटाना है, ताकि आप देख सकें कि किस तरह की वुंड है, कितनी डीप वुंड है और आपको क्या फर्दर ट्रीटमेंट देना है। इसमें अगर अपर बॉडी में यानी कमर से ऊपर वुंड है तो उस केस में प्रेफर कीजिए कि आप जो क्लोथिंग है उसको कट करके निकालिए, पेशेंट के सर के ऊपर से ना निकालें अगर टी शर्ट वगैरह वियर की है, क्योंकि इस वजह से पेशेंट में फर्दर उसको पेन हो सकती है या इंजरी जो है उसकी वर्स हो सकती है। दूसरा, आपको ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। तीसरा, प्रिवेंट कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन यानी उस वुंड में आपको इन्फेक्शन होने से बचाना है। इसके लिए आपके हाथ जो हैं क्लीन होने चाहिए, आप जो भी ड्रेसिंग या मटेरियल यूज कर रहे हैं वो भी स्टेराइल होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट है, विक्टिम है, उसको इन्फेक्शन ना हो। फोर्थ, आपको ड्रेसिंग करनी है, बैंडेज करनी है, ताकि उसको आप कवर कर सकें, वो एरिया एक्सपोज ना हो। फर्दर अगर एक्सपोज रहेगा इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। पेशेंट को कवर करना है, काम करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो उसे आपको ट्रीट भी करना है। सो ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग मटेरियल है जो कि आप यूज करते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, एज वेल एज कंटैमिनेशन यानी वुंड में इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए। इसमें आप गॉज यूज कर सकते हैं या फिर कॉटन यूज कर सकते हैं। बैंडेज क्या है? ऊपर से आप उस मटेरियल को, जो आपने ड्रेसिंग के लिए मटेरियल यूज किया, फिक्स करने के लिए आप जो रोलिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसे हम बैंडेज बोलते हैं। जो उस बैंडेज के नीचे का मटेरियल जो है वो ड्रेसिंग है और जिससे आप रोल कर रहे हैं वो बैंडेज। दिस इज मल्टी ट्रॉमा ड्रेसिंग। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग, ऑक्लूसिव ड्रेसिंग का मतलब है एयर टाइट ड्रेसिंग होगी और जो मटेरियल बना होगा वो प्लास्टिक का बना होगा, ताकि जो वुंड है उसमें फर्दर पानी वगैरह ना जाए। ये स्टेराइल गॉज पैड्स हैं। सो ऑक्लूसिव ड्रेसिंग क्या है? ऑक्लूसिव ड्रेसिंग जो है इसमें वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल यानी प्लास्टिक का या कोई वेक्स्ड पेपर आप यूज करेंगे, ताकि जो वुंड है उसके थ्रू ना तो एयर की एंट्री हो ना तो पानी की एंट्री हो। इसके अलावा पेशेंट की बॉडी से मॉइस्चर इवेपोरेशन के थ्रू लॉस ना हो। जो इमेज में दिखाई गई है ये ऑक्लूसिव ड्रेसिंग है। इससे जो पेशेंट की बॉडी का अंदर का मॉइस्चर है वो बाहर एक्सपोज नहीं होता है, क्योंकि जो मटेरियल बना हुआ है वो प्लास्टिक का। नेक्स्ट इज बल्की ड्रेसिंग। तो बल्की ड्रेसिंग जिस नाम से ही पता चल रहा है, आपने 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी थिक ड्रेसिंग करनी है। और ये किस केस में की जाएगी? जहां पे आपको लग रहा है कि जहां पे आपको लग रहा है कि विक्टिम में ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उस केस में बल्की ड्रेसिंग की जाती है, ताकि वो उस ब्लड को एब्जॉर्ब कर ले और स्टॉप करने में हेल्प करे, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करे। अप्लाइंग बैंडेज एंड ड्रेसिंग। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कंट्रोल होनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई और आपने ऊपर से ड्रेसिंग अप्लाई कर दी, बैंडेज कर दिया, नीचे ब्लीड होता रहेगा और जो बैंडेज है वो भी जल्दी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो विक्टिम है उसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा और ब्लड लॉस की वजह से फर्दर वो शॉक में जा सकता है। तो इसलिए पहले ब्लीडिंग कंट्रोल करें, उसके बाद
जो भी एसेप्टिक टेक्निक्स है, यानी बिना इन्फेक्शन कॉज किए जो विक्टिम है उसको आपने ड्रेसिंग करनी है, वो उनको कंप्लीटली कवर करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने ड्रेसिंग अप्लाई की है, बैंडेज अप्लाई किया है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत ज्यादा टाइट हुई तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यानी जैसे कि किसी की बॉडी में या अपर आर्म में चोट लगी है और उसमें ड्रेसिंग की जरूरत है, लेकिन आपने इतनी टाइट बांध दी है जिस वजह से अब उसको उस बैंडेज के आगे के एरिया को ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही है, ब्लड ही नहीं जा रहा है, क्योंकि बैंडेज बहुत ज्यादा टाइट है। इस वजह से सर्कुलेशन नहीं होगी, ब्लड नहीं जाएगा, फर्दर पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए बैंडेज इस तरह से बांधनी है, ना तो ज्यादा लूज होनी चाहिए ना ज्यादा टाइट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो फिंगर टिप्स को कवर नहीं करना है। कवर क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा, मान लो जैसे आपने किसी की आर्म में ड्रेसिंग की है, तो अब वो ड्रेसिंग टाइट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? अगर जो विक्टिम है उसकी उस बैंडेज से आगे का एरिया नॉर्मल है, जैसे जितना पिंक होना चाहिए उतना ही है, नॉर्मल कलर है, इसका मतलब है वो बैंडेज ठीक है। लेकिन अगर वो एरिया पीला पड़ रहा है या फिर नीला पड़ रहा है तो इसका मतलब है बैंडेज बहुत ज्यादा टाइट हो गई है और उस एरिया को ब्लड नहीं जा रहा है। इसलिए फिंगर टिप्स को अवॉइड करें कवर करने से, ताकि आप पता लगा सकें कि सर्कुलेशन है या नहीं है। सो अगर कोई अनयूजुअल वुंड है तो उसको आप कैसे बैंडेज करेंगे? यानी कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी है, पेनिट्रेटिंग इंजरी के केस में आपने उस वुंड को कंप्लीटली कवर करना है और देखना है कि उसका कोई एग्जिट पॉइंट है या नहीं है। अगर इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट है उस केस में आपको उस ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना है जब तक जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो वो एरिया बहुत ज्यादा ब्लीड करेगा, फर्दर फिर से वही कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में होगी, शॉक में जा सकता है। जब तक आपको सीपीआर देने की जरूरत नहीं है या पेशेंट का एयरवे जो है वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, तब तक आपने उस इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव नहीं करना है। इसके अलावा ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, ड्रेसिंग अप्लाई करनी है, बैंडेज करनी है, लेकिन बिना उस ऑब्जेक्ट को रिमूव किए। अगर रिमूव किया तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। नेक्स्ट, एवल्शन। एवल्शन में क्या होगा? जैसे पहले हमने देखा कि एक स्किन का फ्लैप, बहुत मोटी परत जो है वो निकली हुई है लेकिन एक साइड से अटैच्ड है। इस केस में आपको उस एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उस फ्लैप को फिर से रिपोजिशन करना है, यानी वापस उसी की जगह पे रख देना है। ब्लीडिंग कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और काफी बल्कि ड्रेसिंग इसमें आपको जरूरत पड़ेगी करने की, और इसके इसमें आपको काफी बल्कि ड्रेसिंग करनी पड़ेगी ताकि ब्लीडिंग फर्दर ना हो। प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग रुकी रहे, इसलिए बल्कि ड्रेसिंग करनी। अगर एम्पुटेड पार्ट है यानी बॉडी से कोई पार्ट अलग हो गया, उस केस में आपको क्या करना है? अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोई बॉडी से पार्ट अलग होता है उस केस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करें, ब्लीडिंग कंट्रोल करें। ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आपको काफी टाइम के लिए उस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ड्रेसिंग अप्लाई करनी है, फिर बैंडेज अप्लाई करनी है ऊपर से, उसको फिक्स कर देना है अपनी जगह पे, और जो एम्पुटेड पार्ट है उसको कूल रखना है, मॉइस्ट रखना है, लेकिन वो गीला नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशल सिचुएशंस में जैसे कि स्कैल्प में, सर में चोट लग रही है, उस केस में आपको क्या करना है? जब भी स्कैल्प में इंजरी होगी तो हेड इंजरी सस्पेक्टेड है, यानी पेशेंट जो है यानी विक्टिम जो है हो सकता है उसकी स्कल या फिर उसके ब्रेन में डैमेज हुआ हो, तो इसके लिए आपको उसके ब्रेन के ऊपर, स्कैल्प के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई नहीं करना है अगर फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है। अगर आपने ऑलरेडी वो फ्रैक्चर्ड बोन है, वहां पे स्कल फ्रैक्चर हुई है, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दिया, ब्रेन में इंजरी हो सकती है। इसीलिए इस केस में कभी भी डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए। अगर किसी विक्टिम की आई में वुंड है, आई में इंजरी हुई है, उसमें सबसे पहले तो आपने जो आई नॉर्मल है उसको कवर करना है ताकि दूसरी आई की मूवमेंट भी कम हो जाए जो अफेक्टेड है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, तो इस केस में आपको ब्लाइंड फोल्ड करने से पहले, आंखें बंद करने से पहले, ब्लाइंड फोल्ड करने से पहले, आंखों पे पट्टी करने से पहले उस आंख को बंद करना है। अदरवाइज जो स्किन की जो आईज की बाहर वाली लेयर है, कॉर्निया, वो डैमेज हो जाता है और पेशेंट जो है, विक्टिम जो है, वो अंधा हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसीलिए पूरी तरह से कवर करने से पहले आंख को क्लोज कर। अगर इंजरी ईयर में हुई है और ईयर से हो सकता है ब्लड आ रहा है या फिर क्लियर फ्लूइड आ रहा है या ब्लड टिंज्ड फ्लूइड आ रहा है, यानी ब्लड के साथ साथ फ्लूइड भी आ रहा है। अब जो ब्लड है हो सकता है ईयर से आ रहा है, लेकिन जो क्लियर फ्लूइड है ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, सीएसएफ बोलते हैं। तो ब्रेन में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पानी की तरह होता है, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन जब ये कान से या नाक से आना शुरू हो गया है, इसका मतलब है स्कल फ्रैक्चर हो गई है। हो सकता है स्कल फ्रैक्चर हुई हो और ब्रेन में इंजरी है, ब्रेन में ये फ्लूइड है, ब्रेन की सराउंडिंग में ये फ्लूइड है, वहां से निकलेगा, कान और नाक से निकल सकता है।
तो इस केस में कभी भी आपने कान में कोई प्रोब इंसर्ट नहीं करना है। इसके अलावा पैकिंग नहीं करनी है, यानी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए आप कोई भी गॉज पीस, कॉटन पेशेंट के कान के अंदर नहीं डालेंगे। जो ड्रेनेज आ रहा है उसे निकलने देना है, अदरवाइज वो ब्लड अंदर इकट्ठा होगा, वो फ्लूइड अंदर इकट्ठा होगा, पेशेंट में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लूज ड्रेसिंग, आपने क्लीन ड्रेसिंग जो है पेशेंट के कान के पास रख सकते हैं ताकि जो भी डिस्चार्ज आ रहा है वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। इसी तरह से अगर नोज ब्लीडिंग है, सिमिलरली जैसे पहले कान से डिस्चार्ज आ रहा था, नाक से भी डिस्चार्ज आ सकता है, हो सकता है वो भी स्कल फ्रैक्चर की वजह से, स्पाइनल इंजरी की वजह से या ब्रेन में इंजरी की वजह से हो रहा है, तो उस केस में भी आपको उसे स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लियर डिस्चार्ज आ रहा है तो हो सकता है ब्रेन इंजरी का इंडिकेशन है वो, और हो सकता है पेशेंट का ब्रेन डैमेज हुआ हो। हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंट को लेटाना नहीं है। अगर आप पेशेंट को लेटा रहे हैं, जो नोज ब्लीड कर रहा है वो अंदर की तरफ जाएगा, पेशेंट उसे एस्पिरेट कर सकता है, उसके गले में फंस सकता है, एयरवे में फंस सकता है, एयरवे ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा एयरवे आपने ओपन रखना है। पेशेंट को आप सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं। अगर ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उसको बोलना है अपनी नॉस्ट्रिल्स, नोज को पिंच करके रखना है और ड्रेसिंग अप्लाई करनी है अपर लिप और गम्स के बीच में। थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। लेकिन अगर आपको कंफर्म है कि वो क्लियर डिस्चार्ज नहीं है और पेशेंट का स्कल फ्रैक्चर या ब्रेन इंजरी नहीं है, इसके अलावा अगर कोई भी विजिबल ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो वो भी रिमूव नहीं किया जाएगा। एवल्शंस के केस में आप कंप्रेसिव ड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए थोड़ा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक में इंजरी है, अगर विजिबल लेसरेशंस है, विजिबल वुंड है, तो उस केस में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, एम्बोलाई बन सकता है। एम्बोलिज्म का मतलब है कोई भी फैट है या कोई भी छोटा टुकड़ा मांस का, वो ब्लड में, ब्लड वेसल्स में जा सकता है और वो कहीं पे भी जाके अटक सकता है। विक्टिम के हार्ट में, ब्रेन में, लंग्स में, कहीं पे भी जाके अटक सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। इसके अलावा अगर नेक में इंजरी है तो आपको देखने को मिलेगा कि जो विक्टिम है आसानी से बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो इन्फ्लामेशन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से हो सकता है उसका एयरवे ब्लॉक हो जाए। इस तरह की इंजरी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नेक इंजरी के केस में ट्रेकियल डेविएशन, ट्रेकिया जो है हमारा एयरवे है, अब जब नेक में इंजरी होगी उस वजह से डेविएशन, यानी वो वैसे बिल्कुल नेक के बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट है लेकिन अपनी जगह से हिल सकता है, डेविएट हो सकता है, एक साइड को मुड़ सकता है। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती हैं, डिप्रेशंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी सस्पेक्टेड है तो उस केस में आप पेशेंट को, विक्टिम को इमोबिलाइज करेंगे, यानी उसकी बॉडी की अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और उसी पोजीशन में उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा हॉस्पिटल। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और आपने पेशेंट को उठा दिया या उसकी बॉडी को कहीं से मोड़ दिया तो उस वजह से स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी और ज्यादा सीवियर हो सकती है। नेक इंजरी के केस में आपको ट्रीटमेंट क्या देना है? सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आप विक्टिम के एयरवे को ब्लॉक कर दोगे, उसको सांस नहीं आएगी। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड नहीं है, अगर आपको लग रहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है तो उस केस में आप उसको लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन दे सकते हो और 15 डिग्री पे इंक्लाइन यानी नीचे की तरफ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट नेक में है तो उसे रिमूव नहीं करना है, उसके ऊपर से थोड़ी ड्रेसिंग कर दीजिए, बल्कि ड्रेसिंग कर दीजिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो सोक हो जाए और जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाइए। इंजरीज टू एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या क्या आता है? कुछ ऑर्गन्स आते हैं। एब्डोमिनल कैविटी है, खाली जगह है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्टमक है, लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, तो ये सारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हैं। अगर एब्डोमिनल कैविटी में इंजरी हो रही है तो इन सबको रप्चर हो सकता है। अब दो तरह के ऑर्गन हैं, हॉलो ऑर्गन और सॉलिड ऑर्गन। हॉलो यानी कि वो अंदर से खाली है। हॉलो ऑर्गन कौन से हैं? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अंदर से खाली है, उनमें खाना आता है और आगे की तरफ पास हो जाता है। लेकिन जो हार्ड है, सॉलिड है, वो बाकी रिमेनिंग जो भी है, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी है, पैनक्रियाज है, ये सारे हार्ड हैं। अगर हॉलो ऑर्गन में रप्चर हुआ यानी वो रप्चर हो गया, फट गए हैं, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा उनके अंदर जो भी फ्लूइड होता है, सिक्रीशंस होती हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी में फैल सकती हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी को ही हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। और अगर सॉलिड ऑर्गन को डैमेज हुआ है तो उस वजह से हैमरेज यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
एब्डोमिनल ऑर्गन में अगर इंजरी हुई है तो आपको साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? पेशेंट को एब्डोमिनल एरिया में पेन बहुत ज्यादा होगा, गार्डिंग द एब्डोमन यानी वो अपने एब्डोमन को पकड़ के बैठेगा पेन की वजह से। फेटल पोजीशन यानी जैसे पेट में बच्चा होता है उस तरह से अपनी बॉडी को फोल्ड करके रखेगा। टेंडरनेस यानी उसको पेन में, अब जब आप वहां पे उस एरिया को पैल्पेट करेंगे, दबाएंगे तो उसको पेन होगा। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो शॉक के साइंस, बीपी ऑल्टर कर सकता है, टेम्परेचर, पल्स ऑल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन में रिजिड यानी वो हार्ड होगा, टेंस होगा, डिस्टेंडेड आगे की तरफ फूला हुआ हो सकता है। इंजरी की वजह से पहले जो पर्सन है, विक्टिम है, उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वो पेन इंटॉलरेबल होती जाएगी, उसे सहन नहीं होगी। इसके अलावा पेन जो है नीचे की तरफ, पेल्विस की तरफ और लोअर बैक की तरफ पेनिट्रेट हो सकती है, रेडिएट हो सकती है। और पेन पेल्विस और लोअर बैक के अलावा शोल्डर की तरफ भी रेडिएट हो सकती है। अब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड आपको कैसे देखने को मिलेगा? ब्लड या तो वॉमिटिंग में, अगर स्टमक में इंजरी हुई है, इसोफेगस में इंजरी हुई है, तो जब वो वॉमिटिंग करेगा तो वॉमिटिंग में ब्लड देखने को मिल सकता है। अगर लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में जैसे इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है उस वजह से स्टूल में ब्लड देखने को मिल सकता है। एब्डोमिनल इंजरीज के लिए आपने हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले ट्रीटमेंट क्या देना है? इस केस में आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यानी कि अगर पेशेंट का बिल्कुल एब्डोमेन रप्चर हो गया, ओपन वुंड है, उस केस में आपको गाउन, मास्क और ग्लव्स वियर करके रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गन बाहर निकला हुआ है उसको वापस से रिप्लेस नहीं करना है। आपको स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है, थिक ड्रेसिंग करनी है, मोटी ड्रेसिंग करनी है ताकि ब्लीडिंग को आप स्टॉप कर सकें। ऑक्लूसिव ड्रेसिंग करें यानी ऐसी ड्रेसिंग जिसका मटेरियल जो है वो प्लास्टिक का है, ताकि जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उनसे मॉइस्चर बाहर ना निकले और वो ड्राई ना हो। अगर कोई इम्पेल्ड ऑब्जेक्ट है उसको आपने नहीं हटाना है, उसका ट्रीटमेंट पहले जैसा ही रहेगा, बल्कि ड्रेसिंग करनी है। पेशेंट के वाइटल साइंस देखते रहना है, शॉक में जा रहा है तो उसके लिए मॉनिटर करते रहना है, कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, और शॉक के लिए अगर जा रहा है तो उसके लिए आपने ट्रीट करना है। और जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको ट्रांसपोर्ट करें हॉस्पिटल। अगर जेनाइटल एरिया में, जेनाइटल्स में कोई इंजरी हो रही है उसके लिए पहले जैसा ट्रीटमेंट सेम रहेगा, लेकिन इसमें आपको एक ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जेनाइटल एरिया में अगर किसी का वुंड है उसमें ड्रेसिंग करते टाइम, उसको एक्सपोज करते टाइम आप पेशेंट को प्राइवेसी जरूर प्रोवाइड करें। सो थैंक यू सो मच। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।